व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण उपकरण की तरह कार्य करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होती ही है, वो व्यक्ति जो उसका निर्माण करता है, साथ में ये राष्ट्र हित का भी काम करता है, उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या है? तो मैं कुछ लक्षणों को आपको बता रहा हूं, आपको उसको समझना चाहिए। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जो बौद्धिक संपदा है, ये बौद्धिक गतिविधि से उत्पन्न होता है और इसका मूल्य जो है वास्तव में उस इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है जो इन्वेस्टमेंट उसको क्रिएशन करने में लगाया जाता है। वो टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, आपका लेबर हो सकता है और अन्य प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स और सपोर्ट हो सकते हैं। सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा की एक खास बात ये है कि ये भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भौतिक वस्तुओं से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखती है। भौतिक वस्तुओं के विपरीत भौतिक संपदा असीमित होती है। ठीक है, और आप जैसे जैसे उपयोग करेंगे, अगर किसी फिजिकल एंटिटी है उसको खास गुण है जो कि इसको तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से इसको अलग करते हैं, टेरिटोरियल होते हैं, यानी उनका संरक्षण जो है केवल उस देश के भीतर ही होता है जहां पर कि उसको अधिकार दिया जाता है। हर देश के कानून अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर हमारे देश में अगर किसी विशेष प्रकार के इंटेलेक्चुअल क्रिएशन को प्रोटेक्शन दिया जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि किसी अन्य देश में भी उसको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्रीय होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो पेटेंट मिलेगा आपको अमेरिका में, लेकिन भारत में कॉपीराइट मिलेगा उसमें। बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो मोनोपोली प्रदान करते हैं, जिससे स्वामी ही उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति उस स्वामी की इजाजत के बिना उसका उपयोग नहीं कर सकता, उसको रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। वो हर काम जो स्वामी कर सकता है वो नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि ये जो अधिकार है वो सीमित अवधि के लिए होता है, लेकिन उसमें भी अपवाद है। पेटेंट और ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वो लंबे समय तक, वो हमेशा असीमित समय तक रहता है, लेकिन बाकी सारे बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं जिसमें पेटेंट है, कॉपीराइट है ना, और फार्मर्स राइट्स हैं, इनकी समय अवधि निश्चित है। आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं तो वो मोनोपोली राइट आपका 20 साल का होता है, और कॉपीराइट मतलब अगर कोई रचना करते हैं तो वो ऑथर के मरने के 60 साल तक उसकी अवधि रहती है। तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद क्या होता है? वो अधिकार समाप्त है। तो इस तरीके से ये सीमित अवधि का एक अधिकार होता है। बौद्धिक संपत्ति की तरह, आप फिजिकल संपत्ति की तरह बौद्धिक संपदा को भी आप हस्तांतरित कर सकते हैं, यानी इसे आप खरीद सकते हैं, इसे बेच सकते हैं, इसे लाइसेंस भी ले सकते हैं, इसको गिरवी में भी रखा जा सकता है, इसको विरासत में भी आप छोड़ सकते हैं। मालिक के मतलब अगर ओनर मर जाता है तो वो उसके वारिस को विधिका ट्रांसफर भी हो जाता है, तो माने उसकी वरासतन जो है वो ट्रांसफर भी हो जाता है। तो वो सारे प्रॉपर्टी इस तरह के जो फिजिकल प्रॉपर्टी के होते हैं वो आपके इसमें भी होते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है, इट इज नॉट ए सिंगल एब्सोल्यूट राइट। ये एक अकेला निरपेक्ष अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कई सारे राइट्स निहित हैं। माने ये एक किस्म का ये बंडल ऑफ राइट्स है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई लिटरेरी वर्क को ले लीजिए, कोई आप रचना करके उपन्यास लिखते हैं तो ऑथर के पास कई प्रकार के राइट्स होते हैं, उसको रिप्रोडक्शन करने का, उसको ट्रांसलेशन करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का।
लोगों को समक्ष में, लोगों के बीच उसको प्रदर्शन करने का और उसको एडेप्ट करने का वगैरह वगैरह। तो ऑथर चाहे तो कुछ राइट्स अपने पास रख सकता है, कुछ राइट वो दूसरों को दे सकता है, कुछ राइट वो पब्लिक में दान कर सकता है, ठीक है। और फिर आपको ये भी समझना चाहिए कि बौद्धिक संपदा, ठीक है, और बौद्धिक संपदा जिस चीज में होती है वो बीच में अंतर होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई किताब है और वो किताब जो है किसी लेखक ने लिखा है और उसके पास वो कॉपीराइट है, तो किताब को आपने खरीद लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके कंटेंट को बिना इजाजत ओनर के आप फोटो स्टेट करा लें, दूसरों को दे दें, ठीक है। किताब है, दैट इज वन थिंग, वो फिजिकल एंटिटी, और किताब के अंदर का कंटेंट वो एक कॉपीराइट एंटिटी, वो दोनों में अंतर है, आपको इसको समझना पड़ेगा। सारे राइट्स जो हैं नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक इन द सेंस कि सरकार, आपके पास अगर किसी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास किसी तरीके का सकारात्मक अधिकार है, आपको इसके लिए किसी तरीके का इनाम नहीं मिलने जा रहा है, आपको अधिकार दिया जा रहा है, यानी ये वो अधिकार है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करके अपने इकोनॉमिक माने प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों को वो अधिकार के प्रयोग करने से रोक सकते, इसलिए ये नकारात्मक अधिकार है। तो ये छात्रों और मंच पे आसीन जो है मित्रों, बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रकृति को व्यापक से समझने के बाद में अब समय है कि आईपीआर के महत्व को एक विशिष्ट और गहरे दृष्टिकोण से आप समझें, क्योंकि टॉपिक ही है कि इसका महत्व क्या है। महत्व तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आया है, लेकिन हम इसकी विशिष्ट महत्व की बात करेंगे। और मैं इस महत्व को कैसे देखता हूँ या आप इस महत्व को और किस तरीके से समझ सकते हैं, तो मैं जो हूँ आईपीआर के महत्व को एक सामाजिक और आर्थिक उपयोगिता के संदर्भ में देखता हूँ। तो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक रिवार्ड सिस्टम का प्रणाली है, ठीक है। ये अमूर्त जो इनटेंजिबल वर्क है आपका, इसके पीछे जो निहित परिश्रम है और रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, तो आईपीआर इसको रिकॉग्नाइज करता है, आईपीआर इसको उचित सम्मान देता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आपके पास तो कोई फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल आपके पास कार है, आपके पास मकान है, आपके पास अन्य चीजें हैं, पुरस्कार प्रदान करता है। वैसे ही समाज जो है ये अभौतिक चीजों के लिए भी पुरस्कार प्रदान आईपीआर के माध्यम से करता है, ठीक है। ये इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर कोई नई खोज और रचना, ठीक है, समाज के लिए उपयोगी होता है, और समाज जो है ये नवाचारी और सृजनकर्ता को उसके काम का प्रत्यक्ष लाभ उठाने का अधिकार देता है, बजाय उसको कि उसको कोई सरकारी अनुदान दे दिया जाए, ठीक है। तो सरकार आपको किसी तरीके का अनुदान इसके लिए नहीं देने जा रही, वो गया जमाना, पहले कोई उससे सवाल नहीं करेगा और कोई दूसरा उसका प्रोडक्शन नहीं, तो मार्केट में ही उसको कमाने का अधिकार मिल जाता है। आईपीआर जो है आविष्कारकों और रचनाकारों को सम्मान देने की लेकर के उसकी स्वतंत्रता का मान भी रखता है और मानता है कि हर व्यक्ति को अपनी बौद्धिक उपलब्धियों के जरिए अलग पहचान व्यक्त करने का अधिकार है। तो आईपीआर इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप सोचिए कि अगर आप कोई क्रिएशन करते हैं, ठीक है, और क्रिएशन से आप जाने जाते हैं, आपके पास कार है, आपके पास तो मकान है, तो उधर से आदमी जाता है तो कहीं देखो ये बगला हाउस, बगला हाउस किसका है? बगला साहब का है। बगला साहब का वो जो मकान है, उस मकान से उस बगला साहब की पहचान,
होती है। तो फिजिकल एंटिटी से उस व्यक्तित्व की पर्सनालिटी समझी और पहचानी जाती है। तो इंटेलेक्चुअल में, क्रिएशन में भी बहुत स्कोप है। अगर आप कोई रचना करते हो तो आप नाम लिखते हो ना, ये फला फला फला, तो आप क्या चाहते हो कि चलो ठीक है, पैसा मिले या ना मिले, अगर लोग इस रचना को जान जाए कि इसको रचनाकार मैं हूं, तो इससे भी काफी हद तक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो ये आपकी पर्सनालिटी को व्यक्त करने का आईपीआर एक माध्यम है। और अगर उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए विधिक रूप से, तो क्या होगा कि हर कोई आपकी रचना को अपना बता करके उसकी नकल करके मार्केट में ले आएगा, कहेगा कि इसकी रचना मैंने किया। लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ओरिजिनल रचनाकार कौन है। अगर वो वस्तु मार्केटेबल है, माने वो ट्रेड करने की चीज, खरीदने की चीज है, तो कंज्यूमर सबसे ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आएगा कि हु इज द ओरिजिनल प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, नुकसान होगा आर्थिक रूप से भी, और आपकी जो सामाजिक और आपकी व्यक्तिगत पहचान है उसका भी नुकसान होता है। तो आईपीआर जो है मित्रों, नई सोच, रचनाओं और तकनीकों को लगातार बचाने का और बनाने का प्रोत्साहन करता रहता है। ये रचनाकारों को कुछ समय के लिए विधिक अधिकार देता है ताकि वो मेहनत से लाभ कमा सके। तो इससे क्या होता है कि नवाचार बढ़ता है। इनोवेशंस जो हैं, कहते हैं ना, इनोवेशन क्रिएट इनोवेशन, आविष्कार को पैदा करता है। ठीक है, तो तकनीक में सुधार आता है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। इससे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो मार्केट की एक्सेसिबिलिटी, वो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी होगी, पहुंच होगा आम लोगों के पास में, लोगों का जीवन आसान हो जाएगा, और फिर उद्योगों और पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। एक देश जो तकनीक और नवाचार को अपनाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा और मजबूत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बन जाता है। तो आईपीआर का सबसे बड़ा फायदा जो है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो विकासशील और गरीब देशों के लिए ये है कि ये तकनीक का आदान प्रदान को आसान बना देता है। ठीक है, अगर ठीक है आप गरीब देश हैं, आप डेवलपिंग देश हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बात नहीं है, हम डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम वो टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं, बदले में हमको रिवार्ड मिलना चाहिए ना। लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपके देश से मेरी टेक्नोलॉजी का आसानी से नकल हो जाता है, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय मनी, व्हाई शुड आई गिव यू टेक्नोलॉजी। तो आपको ना मनी मिलेगा ना टेक्नोलॉजी मिलेगा। जब मनी नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो आप डेवलप कैसे होंगे। तो आईपीआर मतलब एक तरह का सिस्टम जो आपकी आईपीआर को प्रोटेक्ट करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, अगर वो उस देश में अगर अच्छे से समृद्ध रहेगा तो फॉरेन्स भी पैसे लगाएंगे। तो सीधा सीधा आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो इसे विविधता और सुदृढ़ तरीके से इसको अपनाएं। ठीक है, तो तकनीकी संस्कृति उस देश की बेहतर हो जाती है। ठीक है, और फिर शोध का कल्चर भी आ जाता है, रिसर्च का कल्चर भी डेवलप होता है। इतना ही नहीं, आईपीआर जो है बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जैसा कि मैडम ने बताया कि वो प्रतिस्पर्धा को भी जन्म देता है। हाँ बिल्कुल सच है ये बात। ये सुरक्षित रचनाओं को रोकता है। जो प्रोडक्ट वो जो है, जिसको आपको आईपीआर का प्रोटेक्शन मिला है,
तो उसकी पायरेसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर वो पायरेटेड होकर मार्केट में बिकने लगेगी तो फिर वो मार्केट क्या होगा? अनफेयर मार्केट होगा। और अनफेयर मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो है वो फिर नहीं मिलेंगे, अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी आपको नहीं मिलेंगे, लोगों का बाजार पर से भरोसा टूट जाएगा, तो फिर अर्थव्यवस्था भी टूट जाएगी। ठीक है। तो छात्रों और मेरे मंच पे आते जो है मेरे जो है ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। मैंने बताया कि कई प्रकार के हो सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये हर रूप का समाज में और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में क्या खास कार्य है। वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, therefore we must know what are the importance of specific IPR। तो चलिए पेटेंट प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। पेटेंट प्रोटेक्शन वो कैसे समाज के लिए और बाकी चीजों के लिए भला कर सकता है। तो एक जनरल बात है जो सभी आईपीआर के लिए लागू होती हैं, वो यहाँ तो लागू होती है। पेटेंट प्रोटेक्शन इन्वेंशन और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देता है। आविष्कारकों को उसके आविष्कार पर एक निर्धारित समय के लिए खास अधिकार मिलता है। इससे वे अपने रिसर्च और निवेश में जो वो अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे वो अपना निकाल सकते हैं। पेटेंट केवल सुरक्षा ही नहीं है बल्कि एक मार्केटिंग टूल भी है। ये कंपनी के उत्पाद और सेवाओं को खास बनाने में बहुत मदद करता है, जिससे ग्राहक आकर्षित होते हैं और उसकी बिक्री बढ़ती है। अगर उस व्यक्ति तक अधिकार समाप्त हो जाएगा तो वो आविष्कार पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, तो अब उस आविष्कार का प्रयोग कोई भी कर सकता है। नहीं तो होगा क्या? अगर प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो व्यक्ति उस आविष्कार को मार्केट में मतलब पेटेंट लेगा ही नहीं और उसको ट्रेड सीक्रेट के रूप में रखे रहेगा। मतलब आविष्कार होते हुए भी वो पब्लिक मतलब लोग जान नहीं सकेंगे। आपके पास में कोको कोला है, पेप्सी है, ब्रांडेड है, वो पेटेंट नहीं है। पर किसी भी दिन अगर किसी व्यक्ति को वो फार्मूला हाथ में लग जाए तो वो पेटेंट उसका जो मोनोपोली राइट है वो खत्म, कि वो कैसे वो कोको कोला बनता है। तो ये ट्रेड सीक्रेट है। तो लोग क्या करेंगे कि उसको ट्रेड सीक्रेट फॉर्म में ही रखे रहेंगे, कभी नहीं जानेंगे। पेटेंट ऐसे नहीं मिलता। पेटेंट को आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे पब्लिक अथॉरिटी के सामने में जो पेटेंट ग्रांट करता है। तो एक बात निश्चित है कि 20 साल बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा लोग, तो कोई भी व्यक्ति उस आविष्कार का प्रयोग कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है पेटेंट से। लेकिन यही नहीं, उसके अलावा कई सारी चीजें। पेटेंटेड प्रोडक्ट जैसे कि आप देखते हैं ज्यादातर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में दवाइयों के रूप में होता है, तो आपको लगता है कि ये महंगा है। तो विधि ये व्यवस्था करती है कि अगर वो चीजें लोगों के एसेस में नहीं है तो सरकार जो है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपल्सरी लाइसेंस किसी दूसरे कंपनी को दे सकती है। इससे भी लाभ मिल जाता है। जब तक ठीक है 20 साल का समय अभी खत्म नहीं हुआ है, वो व्यक्ति उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकता है जिसके पास वो चीज का प्रोडक्ट है, पेटेंट है। पर उस 20 साल के दौरान कोई दूसरा व्यक्ति उसके इन्वेंशन पर रिसर्च कर सकता है। हमने कहा ना, इन्वेंशन क्रिएट इन्वेंशन। कोई उस इन्वेंशन से एक नया इन्वेंशन बनता है, वो भले ही उसका उपयोग नहीं कर सकेगा उस 20 साल के दौरान, लेकिन उसको रुकने की जरूरत नहीं है। 20 साल जैसे ही समाप्त होगा उस दूसरे इन्वेंशन को वो मार्केट में ला सकते। तो एक रिसर्च कल्चर जो है इससे जो है जन्म लिया। तो बहुत सारे फायदे हैं। कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट का सबसे बड़ा फायदा अगर आप देख रहे हैं तो उस व्यक्ति को तो होता ही होता है जिसका जो उसकी रचना करता है। उससे आप ऑब्जर्व करोगे
कि कॉपीराइट इंडस्ट्रीज वो काफी फायदा उठा रहे हैं। अगर ये कॉपीराइट नहीं होता तो कॉपीराइट इंडस्ट्रीज बंद हो जाती, यकीन मानिए फिल्म जो है वो बनने बंद हो जाते, साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होता, पब्लिकेशंस जो है नहीं होती, ब्रॉडकास्टिंग्स जो है वो आपको क्वालिटी नहीं देखने को मिलता। तो कॉपीराइट जो है ये करता क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज के ये जो कॉपीराइट इंडस्ट्रीज के जो अधिकार है उनको भी सुरक्षित करता है। तो ये विधिक सुरक्षा जो है जनता के लिए विविध और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और मनोरंजन सामग्री की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और जब ये सुनिश्चित होता है तो एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, सांस्कृतिक मतलब जीवंत सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर आपका इंटरनेशनल सहयोग भी बढ़ता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने हैं किसी भी देश को तो उसका सबसे पहला कदम क्या होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का सब में किसी देश के साथ में दूसरे देश के साथ में संपर्क बनाने का सबसे पहला कदम होता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। यानी आप अपने यहाँ के कल्चर, अपने यहाँ की चीजों को हमारे यहाँ हम उनको मान्यता देंगे, हमारे यहाँ की चीजें आपके यहाँ मान्य हैं। उसमें सब क्या चीजें होती हैं, ये फिल्म्स हो गए, बुक्स हो गए, और अगर फ्रीक्वेंटली अगर हमारे द्वारा हमारे रचनाकारों के द्वारा किताबें जो लिखी गई हैं आपके यहाँ अगर नकल होने लगे तो फिर वो सांस्कृतिक आदान प्रदान ही बंद हो जाएगा। आगे का डेवलपमेंट जो रिलेशनशिप है वो बनने के बजाय और खराब होते चले जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है। फिर ट्रेडमार्क संरक्षण की बात करें तो ट्रेडमार्क संरक्षण जो है किसी व्यवसाय और उसके उत्पादों की पहचान और साख की रक्षा करता है, माने रेपुटेशन। ये उत्पादों को कॉम्पिटिटिव गुड्स से, माने हमारे यहाँ के प्रोडक्ट है और हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव गुड्स भी हैं, उससे अलग उसको पहचान दिलाने की कोशिश करता है ताकि लोग जो हैं वो भ्रमित ना हो। कॉलगेट COLGATE KOLGATE भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि नहीं COLGATE यही वाला सही है। ठीक है, तो इस भ्रम से बचें तो आपको सही क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल सके। तो आपको मिलता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर जो बनाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं। केवल सुरक्षा ही नहीं, ट्रेडमार्क आज के डेट में एक मार्केटिंग टूल भी है जो समय के साथ अपने मूल्यों को बढ़ाता है। तो लोग जो हैं ब्रांड को लेना पसंद करते हैं। किसी से पूछोगे कि हमको ये चीज चाहिए तो कहता नहीं वो हमको ब्रांड वाला दो, हमको एरो गैरो चीज नहीं चाहिए। तो कहता है दुकानदार को कहता है अच्छा ब्रांडेड चाहिए सर, लीजिए ना ब्रांड वाला, लेकिन 2 पैसा महंगा है। अरे 2 पैसा कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू गिव, लेकिन हमको ब्रांडेड चाहिए, लोगों को भरोसा। तो ट्रेडमार्क जो है ये मार्केटिंग टूल भी, इसका इस्तेमाल करके आप एडवर्टाइजमेंट में आप देख, इसका इस्तेमाल करके लोग अपना मार्केटिंग। ट्रेडमार्क जो है व्यवसायों को एक नई उत्पाद श्रृंखला विकसित करने, गुणवत्ता बनाए रखने और अच्छी प्रतिष्ठा कायम करने में मदद करती है। बात करें भौगोलिक संकेत यानी GI की, तो उन उत्पादों की पहचान और विशेषता की ये रक्षा करता है जिसका कोई खास क्षेत्र या स्थान के साथ में संबंध होता है। ठीक है, और ये उत्पाद जो है अपनी पारंपरिक जानकारी, गुणवत्ता और अनोखी विशेषताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध होते हैं। तो GI माने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन
मित्रों ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी इन उत्पादों की नकल न करे और न ही अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धा करे, ताकि उस क्षेत्र की उत्पाद की अनूठी जो पहचान होती है और उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो बनी रहे। तो हम आपके छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जीआई है? जीरा फूल चावल, ठीक है। तो जीरा फुल चावल है, ये जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़ में एक विशेष क्षेत्र में होने वाला ये चावल है, इसको जीआई मिला हुआ है। हमारे ख्याल से 2 और किस्म के चावल है, उसको भी जीआई मिला हुआ है, या एक तरह का और प्रोडक्ट है उसको भी मुझे शायद टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसको मिला हुआ है। हाँ। तो अब जीरा फुल चावल, आप सोचिए यूपी में जीरा फुल चावल के नाम से अगर कोई चीजों को बेच रहा है, अब यूपी वाला लोग ये नहीं जानता है, वो ये जानता है कि जीरा फुल चावल जीआई है, तो जीआई है तो इसका मतलब बहुत अच्छा होगा, और वो वहां पर कुछ दूसरा चावल बेच रहा है। यानी क्या होगा, लोगों को असली चावल के बारे में पता नहीं। अगर लोगों को है ना, तो वो दूसरा जो है वहां का बिजनेसमैन जीरा फुल चावल अपने क्षेत्र में बेच रहा है, वो गलत बेच रहा है, नुकसान हो रहा है यहाँ के लोगों को। दूसरा चावल बिक रहा है, क्यों? क्योंकि जीरा फुल चावल वहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो ज्योग्राफिकल प्रोडक्ट में जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैग लगे होते हैं, उसकी खासियत ये होती है कि वो उस लोकेलिटी से बिलोंग करता हुआ वो जिस लोकेलिटी में वो होता है वो उसका रीजनल और ज्योग्राफिकल कनेक्शंस होते हैं। तो वो जीरा फुल चावल जो बनारस में प्रोड्यूस होने वाला, उसका कौन सा ज्योग्राफिकल कनेक्शन होगा? नहीं होगा ना। लेकिन वो अगर वहां के व्यापारी अगर जीरा फुल चावल के नाम से बेचेंगे, उनका चावल तो बिक जाएगा, लोग यही सोचेंगे कि जीरा फुल है, लेकिन उसका लाभ जो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो चावल भी नहीं मिली और वो फायदा है वो भी साथ में। मेरे मित्रों, पर्यटन भी होता है, ठीक है। शैंपेन आप जानते हैं एक तरीके का अल्कोहल होता है जो फ्रांस में होता है। लोग पर्यटन करके जाते हैं वहां पर ये देखने के लिए कि शैंपेन कहां से बनता है, पर्यटन, ठीक है। तो न्यू प्लांट वैरायटीज होते हैं ना, इसकी ये सुरक्षा करते हैं। इन अधिकारों के तहत में प्लांट्स को विकसित करने वाले जो ब्रीडर्स हैं, उनको उस पौधे की व्यावसायिक बिक्री करने पर और नियंत्रण करने पर और लाइसेंस और रॉयल्टी देने का अधिकार मिल जाता है। इससे निरंतर अनुसंधान और विकास के लिए प्रेरणा मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुसांख्यिक जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो आपकी बनी रहती है। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर बनी है तो इसका मतलब ये है कि ये मजबूत और टिकाऊ कृषि व्यवस्था कायम है। जो प्लांट वैरायटीज में जो संवर्धित प्लांट होते हैं, सूखे होते हैं, उनकी किस्में जो क्वालिटीज होती है वो उत्पादकता को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को पोषक और उच्च गुणवत्ता वाले फसलों के पहुंच दिलाने में मदद करते हैं। आपको हाई क्वालिटी के खाने मिलेंगे, क्वांटिटी भी होगा, जहां पहले जो है थोड़े से होते थे अब ज्यादा होंगे। पहले हमको कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता था, अब कीटनाशक का प्रयोग नहीं करने पड़ते हैं, कम क्षेत्र में वो ज्यादा हो जाते हैं। तो क्वालिटी भी क्वांटिटी भी ये सब सुनिश्चित हो सकता है, ठीक है। और तो फिर मित्रों, सामूहिक रूप से अगर देखेंगे तो बौद्धिक संपदा जो है, इसके जो अधिकार हैं, ये विभिन्न रूपों में, इनके जो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसमें एक संपूर्ण प्रणाली को ये बनाते हैं। जो उसके रचनाकार हैं, जो नए इनोवेटर्स हैं, उनके कार्य को ये उचित सम्मान और लाभ प्राप्त हो, ठीक है।
सारे चीजें को बारे में जान गया। अब आपने ये भी जान गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिफरेंट जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं और उनसे किस प्रकार के लाभ आपको सुनिश्चित हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि आईपीआर अब एक केवल विधिक अवधारणा नहीं रहा है, बल्कि ये क्रिएशन, ये इन्वेंशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। तो आज की आपस में जो जुड़ी हुई दुनिया है उसमें भारत का जो भविष्य एक ज्ञान आधारित सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आईपीआर ढांचे को कितना मजबूत और कितना आधुनिक बना सकते हैं, ताकि हर क्षेत्र में होने वाले क्रिएशन और इनोवेशन की प्रभावी सुरक्षा हो सके और उसे उचित सम्मान और कंपनसेशन कह लीजिए या रिवार्ड कह लीजिए उसको मिल सके। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भारत का भविष्य जो है वो क्या मैंने वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हाउ मच वी प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाय वे ऑफ विच we can provide the compensation or reward to the creator of the intellectual property, to the innovator of the intellectual property and like that. क्योंकि सीधा कनेक्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उस व्यक्ति के जो व्यक्ति बनाता है और उस देश का जिसमें कि वो संवर्धित होता है उसके आर्थिक। सरकार की जो पहले है initiatives taken by the government like Make in India और ये डिजिटल इंडिया ये दर्शाता है कि इनोवेशन पर आधारित विकास कितना महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा विकास जो है लंबे समय तक तभी टिक सकता है मित्रों जब हमारे पास एक मजबूत और भरोसा करने लायक एक बौद्धिक संपदा का संरक्षण प्रणाली या एक सिस्टम। तो हालांकि हमें तो जो भविष्य है वो उज्जवल दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ कई सारी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर जो अभी स्टार्टअप्स हैं और छोटे व्यवसायी हैं और रचनाकार और लोगों को छोड़ दीजिए जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, इन्हीं के बीच में आईपीआर की जागरूकता के बारे में जो ज्ञान है, मतलब आईपीआर के बारे में जो ज्ञान है अभी भी सीमित है। अभी भी बोल रहा हूं, लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि वे अपने अधिकार को सुरक्षित और लागू कैसे कर सकते हैं। तो अगर वो जागरूक नहीं होंगे, अगर वो अपने राइट्स के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो कोई भी उनके जो अधिकार है उसका दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनानी होगी और आईपीआर से जुड़ी हुई शिक्षा का विस्तार करना बहुत जरूरी है और IQAC के सेल ने इसके लिए जो है वो